तो वी लेट्स ट्राई एंड फिनिश ऑफ केमिकल बॉन्डिंग टुडे। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड्स में काफी चीजें पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसके पहले हमने बॉर्न-नेबर साइकिल क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, ये सब बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में ना। स्टडीड बॉर्न-नेबर साइकिल, आयनिक कंपाउंड की फेवरेबल कंडीशन, लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी एंड थिंग्स लाइक दैट। कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ ट्रेंड्स लिखे थे। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमने पांच नहीं चार प्रॉपर्टीज लिख ली थी। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में हम लिख लेते हैं, और उसी प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखेंगे कि फजन्स रूल जो नाम की एक चीज है, या कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है ना। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में। राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड्स शो पोलराइजेशन स्लैश कोवेलेंट कैरेक्टर। फिफ्थ पॉइंट, ionic compounds show polarization slash कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमने कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर देखा था। अब यहाँ हम आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। हम एग्जैक्ट परसेंटेजेस या कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स में किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किस में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, ये प्रेडिक्ट करना हम सीखेंगे, है ना। और इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग फजन्स रूल का यूज करेंगे। तो उसके नीचे फिफ्थ पॉइंट के नीचे एक सब हेडिंग टाइप में लिख लो कि पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड्स कॉलन फजन्स रूल। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो अपन समझ लेते हैं। पोलराइजेशन इन आयोनिक कंपाउंड्स कॉलन फजन्स रूल। फजन्स रूल, तो उसमें लिखो ionic compounds may show a certain degree of covalent character ionic compounds may show a certain degree of covalent character, full stop. This can be compared by understanding or comparing. This can be compared by understanding or comparing the extent of polarization in ionic कंपाउंड। पोलराइजेशन क्या होता है ये मैं समझाता हूं। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे उसके नीचे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। is directly proportional to polarization.
अब इस बात का मतलब क्या है वो अपन समझ लेते हैं। यहां तक लिखो, इसके आगे मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा। लिख लिया सबने? हाँ, तो अब 1 मिनट रुक जाना, पहले देख लो कि हम क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन से हमारा मतलब क्या है, उसके बाद आप लोग लिख लेना। तो जब हम एक आयनिक कंपाउंड मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई किसी एक एटम या मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर एनायन की तरफ चला गया, और इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया वो इसी के पास रहता है ना। आयनिक कंपाउंड यही मानते हैं ना कि भाई सिल्वर अगर है यहाँ पर, तो ये सिल्वर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन अब Ag प्लस, सॉरी आई नेगेटिव के पास है, तो इट इज एन आयनिक कंपाउंड AgI। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास ऐसा होता है कि छोटा केटायन है और एक बड़ा एनायन है, और ये पास पास रखे होते हैं ना, आपको NaCl का स्ट्रक्चर बताया था, तो Na प्लस फिर Cl माइनस फिर Na प्लस फिर Cl माइनस, ऐसे सीक्वेंशियली रखे हुए थे। तो इसमें क्या होता है कि ये, क्योंकि कैटायन पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पर एक नेट नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन तो एटम के आसपास या आयन के आसपास चारों तरफ घूमते रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में सही, बट घूमते हैं ना। तो क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड अगर परफेक्ट मान लिया जाए, सुनना इस बात को, अगर हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया तो हमने इसको परफेक्ट आयनिक मान लिया, कभी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और वो इसी के आसपास सिमेट्रिकली घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिटल में होगा सिर्फ इसके न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा, उसका इस इलेक्ट्रॉन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, इस कैटायन का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब इस पे, तो इसको परफेक्ट आयनिक कंपाउंड हम मानेंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। जब आपके पास एक कैटायन रखा होता है एक बड़े एनायन के पास, तो इस कैटायन का इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो कैटायन है, दिस shows certain attraction towards the electron cloud of anion. Attraction by cation, attraction by cation on large electron cloud of anion। तो कैटायन के द्वारा एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अट्रैक्ट किया जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे इसमें क्रिएट होते हैं डिस्टॉर्शंस, और इन डिस्टॉर्शंस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, साइड में थोड़ी जगह रखना क्योंकि आपको 2 या 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला डायग्राम बना लो, दूसरा मैं बताता हूं तुमको डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है ना। दूसरा भी मत बनाना, दूसरे में मैं कुछ चेंजेस करूंगा बनाने के बाद। बना लिया क्या?
हम्म। तो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को, मैं बताता हूँ क्या चेंजेस करने हैं। देखो। हम्म। चेंजेस क्या है कि भाई देखो, ये परफेक्ट स्फीयर था। ओरिजिनली दिस वाज अ परफेक्ट स्फीयर, है ना। मगर क्योंकि अब अट्रैक्शन शो कर रहा है कौन, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो शेप है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा। इस तरीके से तो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, रुको इसको मेरे को फिर से ही बनाना पड़ेगा टू मेक इट अगेन। चलो इसको फ्रेश बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जैसे मतलब अगर ये ओरिजिनली सर्कल था, तो अब अपन इसको डिस्टॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा इस तरीके से। बनाना मत, मैं बना दूंगा अभी, इसको अच्छे से बना दूंगा। तो ओरिजिनली अगर ये ऐसा रेड टाइप का सर्कल था, तो क्योंकि कैटायन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी और इस तरफ से कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी इधर को शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द कैटायन। तो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया कि ओरिजिनली ये इस तरीके से स्फेरिकल था, बट अब ये इस तरीके से ओवल हो गया बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाय। हाँ, तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आई के एक तरफ को ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। आई एग्जैक्ट आई जैसा नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि भाई ओवल शेप है, बट एक तरफ से ओवल शेप है। एग शेप कह दो, डिस्टॉर्शन ऐसा मान लो। तो हम इसको डिस्टॉर्शन के बाद थोड़ा क्लीनली बना लेते हैं कि भाई अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा। तो लेट्स से कुछ इस टाइप के शेप का जाता है, लेट्स मेक इट लाइक दिस। ऐसा कुछ शेप आ जाता है आई नेगेटिव का, है ना। तो यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, यहां डिस्टॉर्शन हो गया। इसको थोड़ा और अगर अच्छे से बना दें हम, तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन कैटायन में भी आएगा। एंड इफ यू ड्रॉ बेटर स्ट्रक्चर फॉर दिस, तो क्या होगा कि हमारे पास Ag प्लस था और I नेगेटिव था। ओरिजिनली दिस वाज अ स्फीयर, और ओरिजिनली दिस वाज आल्सो अ स्फीयर, बट डिस्टॉर्शन के बाद क्या हुआ कि डिस्टॉर्शन के बाद ये ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया। तो देयर विल बी स्लाइट ओवरलैपिंग, तो हम बीच में से चीजों को हटा देते हैं। और ऐसा कुछ क्रिएशन हम कह देते हैं कि भाई देयर इज सम स्लाइट ओवरलैपिंग इन देम। तो हल्का सा भी ओवरलैपिंग हुआ तो उसको कोवेलेंट कैरेक्टर हम कह देंगे कि भाई दिस इज योर कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। ऐसे डायग्राम आपको कुछ जगह देखने को मिल जाएंगे कि भाई थोड़ा सा क्लाउड में ओवरलैपिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। बट अगर ओवरलैपिंग जरूरी नहीं है हो, डिस्टॉर्शन भी हो गया तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ जगह आपको इस तरीके का डायग्राम मिल जाएगा, कुछ जगह ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, बट पॉइंट इज कि देयर इज सम डिस्टॉर्शन। परफेक्शन से कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। वो जो चेंज है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। कैटायन भी डिस्टॉर्ट होते हैं, बट कैटायन का डिस्टॉर्शन कम होता है क्योंकि कैटायन छोटे होते हैं जनरली। एनाइंस बड़े होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े होते हैं, तो उनमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है ना। अब अल्टीमेटली आपको डायग्राम्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको क्या समझना पड़ेगा कि डिस्टॉर्शन ज्यादा किस में आएगा या कब डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगा, जिससे हम बता पाएंगे किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और किस में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा वो बताने के लिए हमको डायग्राम समझने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम लॉजिकली समझा पाएंगे
कि भाई क्या चीज बढ़ने पर डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगा। स्मॉल ओवरलैपिंग, और उसके नीचे स्टेटमेंट लिख लेना कि डिस्टॉर्शन इन कैटायन एंड एनायन, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। डिस्टॉर्शन इन कैटायन एंड एनायन इन ब्रैकेट पोलराइजेशन। तो कॉस्ट तो बेटा कोवलेंट कंपाउंड में अगर ओवरलैप कम है तो उसको किसी कंपाउंड को कोवलेंट कब कह रहे हैं? देखो हमने बात कही थी कि कोई भी कंपाउंड परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता है, कहा था ना। हमने ये कहा था कि भाई उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। 50% से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है तो कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे, 50% से कम कोवलेंट कैरेक्टर है तो आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो जो कैरेक्टर ज्यादा होता है उसको वो कहा जाता है। उसी में बस हम ये कह रहे हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़ जाए। तुमको दो आयनिक कंपाउंड दे दिए और बोल दिया कि भाई इनमें से किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो तुम वो कैसे बताओगे? उसको अपन सीख लेते हैं, है ना। चलो, तो ये डायग्राम बनाया सबने? अगर डायग्राम बना लिया हो तो फिर हम देखते हैं कि भाई, तो यहाँ डेल्टा ई नहीं लिखेंगे अपन लोग क्योंकि आपको एक्चुअली परसेंटेजेस नहीं निकाले हैं, है ना। डिस्टॉर्शन किस में ज्यादा होगा वो फजन्स रूल की मदद से हम बताएंगे। तो जो फैक्टर्स लिखेंगे वो फजन्स रूल में आ जाएंगे, अभी बता रहा हूं मैं। बना लो डायग्राम्स, बना लो जल्दी से। तो फैक्टर्स जो हैं जिन जिन पे आपका पोलराइजेशन डिपेंड करता है वो फजन्स रूल का पार्ट हो जाएंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन इन ब्रैकेट फजन्स रूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन in bracket Fuzzen's rule। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये फजन्स रूल हमको बताता है। ये फजन्स रूल है, ये उसने बताया है कि भाई किन किन फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो। तो तुमसे ही पूछना शुरू करता हूं मैं, अभी रुक जाओ, एक एक करके। डायग्राम बना लिया तो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम ही मेरे को जवाब देना। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टॉर्शन ज्यादा होना है ये चार्जेस पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे एनायन पे अगर चार्ज ज्यादा हुआ, है ना, सिंगल नेगेटिव की जगह 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव हुआ, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना डिस्टॉर्शन आसान हो जाएगा, या जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना कैटायन उसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा या कम होगा? पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इसमें, है ना, एनायन को वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा। भाई जितना इस पे चार्ज बढ़ाते जाओगे, +2 बढ़ाओगे तो और अट्रैक्ट करेगा, +3 कर दोगे तो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। भाई कैटायन का काम तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना है ना। तो जितना कैटायन पे चार्ज बढ़ा रहे हैं उससे भी डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है, जितना एनायन पे चार्ज बढ़ा रहे हैं उससे भी डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है। तो हम सिंगल स्टेटमेंट लिख देते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू polarization is directly proportional to magnitude of charges on ions। कैटायन पे चार्ज बढ़ाओगे तो भी पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनायन पे चार्ज बढ़ाओगे तो भी पोलराइजेशन बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस, ठीक है। अच्छा, एनायन बड़ा होगा तो डिस्टॉर्ट ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा होगा, जितना बड़ा एनायन है उसको डिस्टॉर्ट करना उतना आसान है। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की कैपेसिटी या पोलराइज हो पाने की एबिलिटी, इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेबल। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं, लार्जर द साइज ऑफ anion, greater is its polarizability। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे जाते हैं भाई। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना भाई। कैटायन का काम क्या है, इसको अट्रैक्ट करना, है ना। कैटायन का काम है इसको, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना। तो कैटायन जितना छोटा होगा चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज उतने छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जितना छोटा कैटायन बनाएंगे वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर मोर अट्रैक्शन। तो छोटा कैटायन होने से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्मॉल साइज हायर डिस्ट्रैक्शन, तो अगर स्मॉल साइज पे हायर डिस्ट्रैक्शन तो प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको इस तरीके से लिख लो, पोलराइजेशन is inversely proportional to size of कैटायन। तो इसको कहते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। तो ऐसे लिख देंगे कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, ये ऑब्जर्व किया गया है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कि, यहां तक लिखा सबने, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लिख लो, और इसको अच्छे से लिखें अपन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। लास्ट पॉइंट जो ऑब्जर्व किया है अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स में, वो ये कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो पोलराइजिंग पावर उन्होंने देखा कि ज्यादा आती है कैटायन की। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे कि पोलराइजिंग पावर ऑफ cations with pseudo noble gas configuration in bracket 18 electron in outermost shell bracket closed is higher। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले के एग्जांपल्स हो गए, जैसे कॉपर +1 हो गया आपका, या Zn+2 हो गया, या सिल्वर पॉजिटिव हो गया, या फिर कैडमियम +2 हो गया, या मरकरी +2 हो गया। ऐसे जो हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है,
इनकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी ज्यादा पाई गई है नॉर्मल केसेस के कंपैरिजन में। तो इसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पोलराइजिंग पावर के ऊपर, है ना। लिखो भाई, लिख लिया यहां तक तो अपन कुछ क्वेश्चन कर लें। सूडो नोबल गैस क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि देखो नोबल गैस में आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8, है ना। लेकिन सूडो नोबल गैस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे जिंक की बात करें तो ये 3s2 3p6 और 3d10 है। तो नोबल गैस में कंप्लीट शेल फुलफिल्ड होता था, जैसे 2s2 2p6 होता था तो कंप्लीटली फुलफिल्ड शेल होता था। तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते थे हम सेकंड पीरियड के लिए। अब थर्ड पीरियड का कंप्लीटली फिल्ड शेल ये है, बट ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सूडो नोबल गैस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कुछ नोबल गैसेस होती हैं जिनके फुलफिल्ड शेल्स होते हैं, और हमने पहले ऐसा मान लिया था जब हमको ज्यादा एटम के स्ट्रक्चर नहीं पता था कि भाई वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते थे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी अचीव कराता है। तो वहां से ये बात आ गई थी। हाँ प्रेशा बेटा, तो ये बात वहां से आ गई थी कि भाई ये नोबल गैसेज हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी स्टेबल जैसा दिखता है बट एक्चुअली नोबल गैस नहीं होता है, कंप्लीटली फिल्ड शेल है। बट सारी नोबल गैस में कंप्लीटली फिल्ड शेल नहीं होता, नोबल गैस में आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, ये नोबल गैस की कंडीशन हो जाती है ना। तो इसलिए इसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड शेल दिख रहा है हमको 3d10, बट ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा सबने। तो हम कुछ ऑर्डर्स कंपेयर कर लें कोवेलेंट कैरेक्टर के। बिल्कुल, चलो तो लिखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, क्वेश्चंस की तरह ही कर लेते हैं उसको। एग्जाम्पल, कंपेयर द कोवेलेंट, कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर in the following cases. Compare the covalent character in the following cases. Number 1, NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। अब आपको बताना है कि भी लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या क्या हो रहा है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, रीजंस क्या हैं और उनके इफेक्ट क्या हैं, क्या क्या कह सकते हैं हम। साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रहा है, हाँ ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज हो रहा है, ये कह सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट बात तो दिख रही है हमको, +1 +2 +3 और +4, है ना। एनायन तो सेम ही है, -1 वाला ही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है कैटायन की, कह सकते हैं ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इन दोनों की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये एक एग्जांपल हुआ, लिख लो इसको। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, लिखो।
अगले वाले में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो अब यहाँ क्या चेंज आ रहा है भाई? साइज ऑफ एनायन। बिल्कुल, क्या हो रहा है साइज ऑफ एनायन? साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि भाई साइज ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइज होने की टेंडेंसी क्या होती है? अरे रे, ध्यान से देखो, ऊपर लिखा है। ये क्या लिखा है? बढ़ती है। तो पोलराइजिंग पावर नहीं कह रहे ना, पोलराइजेबिलिटी कह रहे हैं। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, यानी पोलराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अगली केस में थोड़ा जल्दी करेंगे। ये रखो। LiCl से लिखना स्टार्ट करो। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। यहां से आने पे क्या हो रहा है? साइज किसका बढ़ रहा है? कैटायन का। मैं बताता हूँ प्रगति बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। कि डिफरेंस इन पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर क्या होता है, मैं बताता हूँ। वैसे मैंने बताया था बट तुमने मिस कर दिया हो, कोई बात नहीं, बताता हूँ। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगर कैटायन पोलराइज कम कर पाएगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कह सकते हैं कि हम कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। और मैं समझा देता हूं अभी पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, फर्क क्या है दोनों में। दोनों अलग अलग बातें, एक कैटायन के लिए और एक एनायन के लिए है, इतना लिख लो। उसके बाद में बताता हूं तुमको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। लिखा सबने? ठीक है, तो देखो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है। देखो आपके पास एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। इसकी होती है पोलराइजिंग पावर और इसकी होती है पोलराइजेबिलिटी। क्यों होती है? क्योंकि इसको इसको अट्रैक्ट करना है, तो कितनी पावर से अट्रैक्ट कर सकता है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। कितना ज्यादा पोलराइज कर सकता है, नहीं डिस्टॉर्ट कर सकता है उसको। ये बात समझ में आ रही है प्रगति बेटा? और
ये अगर एक फिक्स्ड फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, इसकी डिस्टॉर्ट होने की कैपेसिटी या इसकी डिस्टॉर्ट होने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी इज पोलराइजेबिलिटी। तो ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो इसकी पोलराइजिंग पावर होती है, ये कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है ये इसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। ये बात अब क्लियर हो गई क्या सबको? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूं। चलो, तो अब आखिरी दो बातें और हम लिख लेते हैं जिनको डिटेल में वैसे आप लोग ब्लॉग्स जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बट उनके बारे में कुछ प्रिलिमिनरी बातें हम यहाँ कर लेते हैं। बाकी फिर जैसे एस ब्लॉक आप पढ़ोगे तो उसमें ट्रेंड्स आएंगे आपके पास, सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स, थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स। आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तब भी आएंगे, डी ब्लॉक में भी आएंगे। तो सारे ट्रेंड्स तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बट क्या होती क्या है थर्मल स्टेबिलिटी वो हम समझ लेते हैं, या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये दो बातें हम कर लेते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। अच्छा चलो, सॉल्युबिलिटी में बताऊंगा, पहले लिखो थर्मल स्टेबिलिटी, पहले लिखते हैं। लिखो थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ मन बेटा, देखो पोलराइजेशन देखने के लिए जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं उनको देखना है आपको, है ना। जैसे ये जो फैक्टर था अपना, इसमें क्या हो रहा था कि आपका एनाइन सेम था, तो एनाइन को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैटायंस को देखना था कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो चीज वेरी करेगी उसको अपन देखेंगे। चलो चलो, थर्मल स्टेबिलिटी लिखते हैं भाई। लिखा? हाँ, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा वो उतना थर्मली स्टेबल होगा। थर्मल रिफर्स टू हीट। तो मान लो किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए आपको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ रहा है और दूसरे को 300 डिग्री सेल्सियस तक, तो पहला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या दूसरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? दूसरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है ना। बस जिसको ज्यादा टेम्परेचर तक ले जाना पड़े हीट करके वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसको ऐसे लिख लो, द कंपाउंड्स which can withstand higher temperatures without decomposition or dissociation are thermally more stable. Full stop. Full stop. For compounds containing polyatomic anion, polyatomic anion like
CO3 2 नेगेटिव, कॉमा SO4 2 नेगेटिव, कॉमा O2 2 नेगेटिव, कॉमा O2 नेगेटिव, कॉमा OH नेगेटिव, एटसेट्रा। Thermal stability is inversely proportional to polarizing power of cation, which means directly proportional to size of cation and inversely proportional to चार्ज ऑफ कैटायन। इस बात को सिंपल लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, एक बार आप टेक्निकली इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है। लिखा यहां तक? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसे एनायन है जो बड़े हैं, जैसे कार्बोनेट बड़ा हो गया क्योंकि एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, या सल्फेट है, या पर ऑक्साइड है ना, अगर बड़े, या नाइट्रेट भी है, मान लो NO3 नेगेटिव है, तो अगर बड़े एनायंस हैं तो उनके साथ जितना बड़ा कैटायन होगा, जितना उनमें डिस्टोर्शन कम होगा, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो फॉर सेम एनाइन अगर बात करें, फॉर एक ही एनाइन के लिए अगर कंपेयर कर रहे हैं, फॉर सेम एनाइन, है ना, और कंडीशन क्या है, एनाइन लार्ज होने चाहिए। कौन से एनाइन होने चाहिए? लार्ज पॉली एटॉमिक एनाइन, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मूविंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। किसी भी एक ग्रुप की बात करो तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो ये बात अपन किसके लिए बोल रहे हैं? बड़े आयंस के लिए। तो जितने बड़े बड़े आयंस होंगे उनमें जितना बड़ा कैटायन होगा उतना अच्छा है, और जितना छोटा कैटायन होगा उतना खराब है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। लेट्स राइट डाउन द एग्जाम्पल। जैसे आप ग्रुप 2 के सल्फेट्स की बात नहीं, क्वेश्चन लिखवाऊंगे एक। चल एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट, फिर ऑर्डर लिखवाता हूँ। लिखो क्वेश्चन। Which of the following has the highest thermal stability? Which of the following has the highest thermal stability? Your options are A, BeCO3, B, CaCO3, C, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3, या फिर D, MgCO3। इसका आंसर तुम्हें बताना है ऊपर वाले लॉजिक को पढ़कर। तो पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए
जितना बड़ा कैटायन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन सब में सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है? सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है? कैल्शियम नहीं है बेटा, पीरियडिक भूल गए अपन। बेरियम सबसे बड़ा है। तो ये आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जैसे, तो इस तो इस लॉजिक से हम ग्रुप टू के बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे ग्रुप टू की बात करें अगर, तो बेरिलियम सल्फेट की अगर बात करो, चलो, BeSO4, MgSO4, CaSO4, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लास्ट। इनमें अगर ऑर्डर लिखोगे तो क्या ऑर्डर आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का, अगर हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो? डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना? तो ये कार्बोनेट्स के लिए भी आ जाएगा भाई, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 या BaCO3। ग्रुप वन की बात करें, है ना, तो आपके पास मान लो नाइट्रेट्स हैं, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट। क्या होगा? इंक्रीज होगा। पाई कार्बोनेट की बात करें अगर, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CHCO3, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट इसमें जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है, ये पानी में मिलता है और सॉलिड स्टेट में मिलता ही नहीं है। तो ये इतना कम स्टेबल होता है, दिस इज लीस्ट स्टेबल, है ना? तो दिस इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉल्यूशन में मिलता है अपने को, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो अगर बड़े एनाइंस हैं तो सिंपल सी बात है, जितने बड़े एनाइंस डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि फिर ये टूट जाता है, बाइकार्बोनेट्स आर अनस्टेबल, तो क्या होते हैं कि ये टूट के कार्बोनेट में चले जाते हैं, Li2CO3 बना लेते हैं। तो जितनी भी अनस्टेबल बाइकार्बोनेट्स होंगे वो डिसोसिएट होके कार्बोनेट में चले जाएंगे। तो बड़े आयंस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी तब ज्यादा है जब बड़ा कैटायन है। तो बड़ा एनायन, बड़ा कैटायन, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो छोटे कैटायंस के साथ ऐसा होगा कि जब छोटा कैटायन होगा तो छोटा एनायन होना चाहिए। जैसे फ्लोराइड हो गया, F- हो गया, या ऑक्साइड होगा, O2 नेगेटिव हो गया, ये छोटे एनायंस हैं। इनकी स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है, सुजल बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार, थर्मल स्टेबिलिटी से कनेक्ट नहीं कर ली है। ये बस ये बताया है कि ये कम स्टेबल कंपाउंड है ना। एक्वस सॉल्यूशन में आपको फिर भी मिल जाता है बाइकार्बोनेट, इसको सॉलिड स्टेट में बनाने जाओगे, पानी हटाओगे, इवेपोरेट करोगे, तो ये थोड़ा भी तुमने पानी हटाया तो ये कम स्टेबल है, ये जो है डिसोसिएट हो जाएगा कार्बोनेट में। OH- फॉलोज दिस ऑर्डर, है ना, OH- ये ऑर्डर फॉलो करता है। वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है OH- बट इट फॉलोज दिस ऑर्डर, इसलिए हमने उसको यहाँ लिख लिया है। तो इसके नीचे एक लाइन ऐड कर दो नोट करके, नोट, स्मॉलर एनायंस कौन से? F-, H- एंड O2 नेगेटिव
आर मोर thermally stable with smaller cations। तो छोटे कैटायंस अगर होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि LiF NaF KF, या Li2O Na2O K2O। तो जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके सुजल। लिखा सबने? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। बाकी और ज्यादा डिटेल्ड बातें आएंगी जब आप लोग इंडिविजुअल ब्लॉक्स पढ़ोगे, उनमें उनके इंडिविजुअल ब्लॉक्स के स्टेबिलिटीज के ऑर्डर भी आएंगे। अब सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉलिबिलिटी मतलब जनरली पानी में डिसॉल्व होने की बात हम कर रहे होते हैं। सॉलिबिलिटी में जब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट हेडिंग सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो उसमें लिखो, कोई कंपाउंड को डिसॉल्व होने के लिए पहले टूटना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी बेटा। आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक चीज ये पढ़ी थी। और दूसरा हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रेट होता है, तो उसमें कुछ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल। तो इन दो के बारे में अगर आपको कभी भी फैक्ट डेटा दिया हो तो आप डायरेक्टली उससे सॉल्युबिलिटी बता पाओगे। क्या? कि अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा दी हुई है लैटिस एनर्जी से, तो कंपाउंड को हम सॉल्युबल कह सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन मोस्ट observed cases, if hydration energy is greater than lattice energy, then compound is soluble, and if hydration energy is less than lattice energy, then compound is insoluble। ठीक है। अब सॉलिबिलिटी के साथ अगर डेटा पता है तो हम डायरेक्टली इससे बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबल ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबल नहीं है। दिक्कत ये होती है कि फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी जिससे बढ़ती है उसी से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इनको वैसे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई चार्ज बढ़ाओगे कैटायन पे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। साइज ऑफ कैटायन छोटा करोगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, दोनों बढ़ती हैं। है ना? फैक्टर्स पढ़े थे अपन ने लैटिस एनर्जी के, याद है? लास्ट क्लास में बताए थे, देखो अभी दिखा देता हूँ। ये कुछ फैक्टर्स पढ़े थे अपन लोगों ने कि चार्ज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, साइज कम करोगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी के भी सेम फैक्टर्स आते हैं कि भाई चार्ज बढ़ाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, साइज कम करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो अब इसमें कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया हमने कि बहुत सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटीज के ऑर्डर देखे
और उससे फिर कुछ अपने लिए काम आसान करने के स्टेटमेंट्स लिख दिए डायरेक्टली। तो हमने क्या लिखा, हमने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर कॉमन आयन, एक काम करो तुम स्टेटमेंट लिख लो फिर एग्जांपल बताता हूं मैं। लिखो, इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर, तो टॉप टू बॉटम जाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कॉमन आयन बड़ा हो गया तो टॉप टू बॉटम जाने में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इसका मतलब क्या है, ये एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अगर LIF, NAF, KF, RBF और CSF, मान लो इसकी बात कर रहे हैं। यहां तक लिखा लोगों ने, फिर मैं समझाता हूं, उसके बाद आप लिख लेना, पहले समझ लेना उसके बाद लिख लेना। लिख लो लिख लो, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई इसमें कॉमन आयन क्या है, तो F नेगेटिव है कॉमन आयन, है ना। इन सब में कॉमन आयन क्या है, F नेगेटिव। तो यहां पर कॉमन आयन आप लिखोगे F नेगेटिव विच इज स्मॉल। तो अगर कॉमन आयन छोटा है तो टॉप टू बॉटम यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो टॉप टू बॉटम solubility increases। ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, है ना। और दूसरा केस बात करते हैं, जब आपका कॉमन आयन बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। अब इसमें कॉमन आयन क्या है भाई, सीजियम। तो सीजियम बड़ा होता है या छोटा होता है, लार्जर, है ना, दिस इज लार्ज। तो अब अगर कॉमन आयन लार्ज है तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वी आर गोइंग टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम solubility decreases। तो ये आपका ऑर्डर आएगा। स्टेबिलिटी का इनवर्स हमेशा तो नहीं, बट हाँ मोस्टली कह सकते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी का इनवर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, और बातें कर लेते हैं, कार्बोनेट्स की बातें कर लेते हैं, फ्लोराइड्स की बातें कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड की बातें कर लेते हैं। या जी चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ ऑर्डर लिखवा ही देता हूँ, लिखवा दूँ, मतलब अगर समझ में आ गया हो बिना डिस्कस करे तो, मतलब लॉजिक समझ में आ गया तो डायरेक्ट लिखवा दूँ। ठीक है, मैं कुछ और ये 100% नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, कुछ एक केसेस होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे,
जहां परफेक्ट ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई होगा, कुछ एक केसेस में अप्लाई नहीं होगा, वो मैं बता भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हैं जहां अप्लाई नहीं होता है, जहां आपके एक एक दो दो कंपाउंड इधर उधर चले जाते हैं, है ना। चलो तो कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं जल्दी से। तो BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और बेरियम कार्बोनेट। इसमें कॉमन आयन बड़ा है, ठीक है। हाँ, कॉमन आयन कोई भी हो सकता है, कैटायन या एनायन, जो भी कोई भी कॉमन हो, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। फिर MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। यहाँ कॉमन आयन आपका स्मॉल है। फिर फिफ्थ LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। तो सॉलिबिलिटी में OH नेगेटिव को स्मॉल एनाइन मान के चलेंगे। और अपने पॉइंट के एक्सेप्शंस जो हैं वो अलग से लिख लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनको आप ऐसे डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो चिंता मत करना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे और ये कई बार रिपीट होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस आदित्य, ये आखिरी है, चिंता मत करो, ये खत्म ही होने वाला है आपका चैप्टर, तो आपकी कॉपी खत्म नहीं होगी। है ना। तो ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे जिनमें प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, जैसे LiCl, NaCl, KCl, फिर उल्टा हो जाता है ऑर्डर। तो इसका नेट ऑर्डर आपका आ जाता है एक सेकेंड, NaCl इज बिगर। तो नेट ऑर्डर इज LiCl is less than, CSCl is less than, RbCl is less than, KCl is less than NaCl। तो 3 लिख लो, ये 3 याद रख लेना, या चलो एक और याद रखने वाला 4 बोल देता हूँ, बाकी ज्यादा भी नहीं लिखते।
तो इनमें एक एक दो दो में दिक्कत होती है, जैसे इसमें LICL सबसे नीचे आ गया, बाकी ठीक है, इधर BEF तो सबसे ऊपर आ गया, इस टाइप से हो जाता है। और एक लास्ट और लिख लो कार्बोनेट्स का, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3। तो यहाँ कुछ जगह ऐसा होता है कि जहां पर हम अपने रूल्स से फिर नहीं बता सकते, तो इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू राइट इन थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। वैसे तो ये बॉन्डिंग में ज्यादा यूज, मतलब बहुत डिटेल में नहीं यूज होते हैं, ज्यादातर तो जब आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स पढ़ोगे तब आएंगे, बट आप थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए इन चीजों का यहाँ पर, जिससे जब आप ब्लॉक्स पे जाओ तो फैक्टर्स आपको एटलीस्ट पता होंगे किन किन फैक्टर्स पे आपकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो ठीक है, विद दैट वी फिनिश आवर सिलेबस ऑफ थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, है ना। बट एज फार एज थ्योरी गोज, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर केमिकल बॉन्डिंग, है ना। सही है।